हे गाइस, करंट अफेयर के इस नए सेशन में आप लोगों का स्वागत है, जिसमें हम केंद्रीय बजट 2025-26 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक केंद्रीय बजट, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, ये दोनों टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वहाँ से एक एक दो सवाल बनने एकदम फिक्स होते हैं। तो चलिए इस नए सेशन में 2 सवाल को फिक्स करने के लिए कोशिश करते हैं, राइट। तो ये जो टॉपिक्स है, जो ये इमेज है, वो हम स्पीडी से कॉपी किए हैं, क्योंकि स्पीडी में एक तरह से इसका संग्रह दिया हुआ है, ठीक। तो वहाँ से इसको ईजिली कर सकते हैं, राइट। तो शुरू करते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26, राइट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया, जिसके विकास के 4 इंजनों पर रेखांकित किया गया। ये 4 इंजन एग्जाम में पूछ सकता है ऑप्शन देकर के कि ये 4 इंजन कौन से हैं, कौन से नहीं है। 4 ऑप्शन देगा, जिसमें से एक ऐसा ऑप्शन देगा जो इनमें से 4 ना हो, जिसमें से एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट और एमएसएमईज। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिहाज से, पक्का पूछने वाले फैक्ट्स बनेंगे, जिसमें से 3 जो ऑप्शन होंगे इनमें से आएंगे, कोई एक एक्स्ट्रा होगा जो कि हमको चूज़ करने होंगे। कौन कौन से 4 इंजन से? एक हो जाएगा कृषि, एक हो जाएगा निवेश, एक हो जाएगा निर्यात और देन एमएसएमईज। कृषि, निवेश, कृषि, निवेश, निर्यात और एमएसएमई, राइट। अब इसका थीम की बात करते हैं कि इसका 25-26 का थीम क्या रहा। तो सबका विकास, सबका विकास इसका थीम रहा। जैसे प्रधानमंत्री मोदी हमेशा अपने भाषण में बोलते हैं, वही चीज़ सबका विकास इसका थीम के साथ इसको शुरू किया गया, ठीक है। और इसके कुछ सिद्धांतों को रेखांकित किया गया, जो इसमें विशेष ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, जो इस पर लक्ष्य रखा गया कि आगे कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए लेकर के। जिनमें से पहला है गरीबी से मुक्ति, जी। 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, राइट। बेहतरीन और सस्ती सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं, 70% महिलाएं। ये बहुत बड़ा टारगेट है, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाओं को कंट्रीब्यूट करने के लिए। हमारे देश में फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने के लिए किसान, ठीक है। किसानों को यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देने के लिए भी सरकार बहुत इस बार आगे बढ़ रही है, जहाँ हर एक पड़ाव में किसानों को किसी तरह के मुआवजे, किसी तरह के सब्सिडीज़ और प्रोत्साहन के लिए कंटिन्यू आगे बढ़ा रहा है, जिसमें उनको सब्सिडी देना हो, उनको रोज़गार देना हो, उनको आवास देना हो, उनको स्वास्थ्य की सेवा शुरू करना हो, या फिर उन्हें किसी भी एमएसएमईज को प्रमोट करने के हो, जहाँ पे भारत यूनिकॉर्न बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। भारत में यूनिकॉर्न के लिस्ट में विश्व में 3रा स्थान है। तो ये कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, और सरकार भी टॉप टू बॉटम को इग्नोर करके डाउन टू टॉप का ये नेचर को अभी अपना रही है और इसे इम्प्लीमेंट भी कर रही है। इसमें देख सकते हैं, पहला गरीबी से मुक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, राइट, स्कूली शिक्षा, राइट, और कामगारों के साथ सार्थक रोजगार को बढ़ाने के लिए और महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ाने के लिए इसमें बात किया गया, और फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने के लिए भी किसानों के योगदान को यहाँ रेखांकित किया गया, राइट। नेक्स्ट है इसके जो कृषि में आखिर क्या क्या पहल शुरू किए जाएंगे, जो इसके चारों इंजन दिए थे, इनमें क्या क्या किए जाएंगे। पहला है कि किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन कृषि योजना जो है, उसके अंतर्गत जो 100 जिलों को शामिल किए गए हैं, उनसे 1.7 करोड़ किसान जो है लाभान्वित हो गए। प्रधानमंत्री धन कृषि योजना के अंतर्गत 100 जिलों को शामिल किया गया, जिसके थ्रू 1.7 करोड़ किसान इससे लाभान्वित होंगे, राइट। और दलहनी फसलों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है कि दलहनी फसलों पर भी किसानों की आत्मनिर्भरता और देश का निर्यात इससे बढ़ाया जा सके, ठीक है। तूर, उड़द, मसूर पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ दालों पे आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय अभियान शुरू किया गया, राइट। कितने वर्ष? 6 वर्षीय अभियान शुरू किया गया दालों पर आत्मनिर्भरता के लिए। केंद्रीय बजट 2025-26 में 6 वर्षीय अभियान को शुरू किया गया, राइट। और किसान क्रेडिट कार्ड में बढ़ी हुई सीमा, किसान क्रेडिट कार्ड जो है उसकी सीमा को बढ़ाया गया है। जो पहले किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख थी, उसको 5 लाख कर दिया गया है, और यह 7.5 लाख, अप्रॉक्स 7.5 करोड़ किसानों के लिए ये ऋण की सुविधा इसको बढ़ाया गया। पहले कितना थी? 3 लाख, अब इसको बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया, राइट। उच्च उपज देने वाले बीजों का राष्ट्रीय मिशन, ठीक है। जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के जो बीज हैं, उन पर ध्यान देने के लिए भी सरकार आगे बढ़ रही है, जिसमें
अनुसंधान को मजबूत करना, 100 से अधिक उच्च उपज वाले देने वाले कीट प्रतिरोधी बीजों को उत्पादन करने की सुविधा विकसित करना है। कितने 100 से अधिक जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के जो सीड्स हैं उनको विकसित करने पे सरकार यहाँ पे ध्यान दे रही है। कृषि में क्या क्या हुआ? पहला, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत 100 जिलों को शामिल किया गया। इसमें 1.7 करोड़ जो किसान लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ दलहनी पौधों पे आत्मनिर्भरता के लिए सरकार ने कुछ जो कम हो रहे दलहनी फसलों की मात्रा है उनको बढ़ाने की जोर दे रही है, जिसमें तूर, उड़द, मसूर जैसे विशेष दलहनी फसल को ये चिन्हित किया गया और यह 6 वर्षीय अभियान के लिए बढ़ाया गया, राइट। और किसान का क्रेडिट कार्ड की जो सीमा है वो 3 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया? 5 लाख, राइट। और हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के सीड्स को प्रमोट करने के लिए 100 से अधिक सीड्स पे अनुसंधान और उनको उच्च औद्योगिक स्तर पे प्रोड्यूस करने के लिए सरकार आगे अपना राष्ट्रीय मिशन चला रही है। ओके, नेक्स्ट है बजट का अनुमान आखिर कहाँ से कहाँ तक इसका बढ़ाया गया, ठीक है, वो ध्यान देना हम लोग को। जिसमें यह राजस्व प्राप्ति जो है, राजस्व प्राप्ति ये 2025-26 में 34,000, राइट, 34,20,409 करोड़, 34,20,409 करोड़ का अनुमानतः यह राजस्व प्राप्ति रहेगा, ठीक है। उसके साथ पूंजी प्राप्ति की बात करें तो पूंजी प्राप्ति 16,44,000 करोड़ ये रहने वाला है, ठीक है। और कुल प्राप्ति की बात करते हैं, राजस्व प्राप्ति और पूंजी प्राप्ति ये 50 लाख, 50.5 लाख करोड़ के आसपास रहने वाला है। और कुल व्यय की बात करते हैं तो यह 50,65,000 एकदम इस पर मेंटेन करने का पूरा कोशिश किया गया। हालांकि इस बार होता नहीं है, जनरली देखा जाता है कि व्यय को सरकार अधिक करना चाहती है, व्यय को अधिक प्राप्ति से ज़्यादा व्यय करना चाहती है ताकि समाज में इक्वालिटी को लाने के लिए, वहाँ पे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और जो इन्वेस्टमेंट है उनको बढ़ाने के लिए सरकार ज़्यादा निवेश करती है, सरकार ज़्यादा खर्च करती है, सार्वजनिक मामलों पे ज़्यादा खर्च करती है, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे और ये रक्षा पे बहुत ज़्यादा खर्च करती है। तो जनरली देखा जाता है कि व्यय का मात्रा ज़्यादा होता है, लेकिन इस बजट में व्यय और प्राप्ति दोनों को मैनेज करने का आप पूरा देख सकते हैं। जहाँ पे पहले में 50,65,000 करोड़ का अनुमान है, प्राप्ति भी और व्यय दोनों सेम है, ठीक है। राजस्व घाटा की बात करते हैं। राजस्व घाटा 5,23,000 करोड़, ठीक है। राजकोषीय घाटा 15,68,000 करोड़। प्राथमिक घाटा की बात करते हैं तो प्राथमिक घाटा 2,92,000 करोड़, ठीक है। इसको फिर से देख लेते हैं, फैक्ट्स है जो कि भूलने वाले हैं, और फिर से देख लेते हैं। जिनमें राजस्व प्राप्ति कितना था? 34,20,000 करोड़ लगभग राजस्व प्राप्ति, 34,20,000 करोड़। पूंजीगत प्राप्ति कितना था? 16,44,000 करोड़। कुल प्राप्ति कितना था? 50,65,000 करोड़। कुल व्यय कितना था? सेम 50,65,000 करोड़, राइट। और राजस्व प्राप्ति कितना है? 5,23,000 करोड़। और राजकोषीय नीति के अंदर राजकोषीय घाटा कितना है? 15,68,000 करोड़, राइट। प्राथमिक घाटा कितना है? 2,92,000 करोड़, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉइन के हिसाब से देखा जाए तो पैसा कहाँ से आता है और कहाँ से जाता है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कि 1 रुपये का सिक्के कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कि पैसा कहाँ से, 1 रुपये को एग्जांपल लिया जाता है कि कितना पैसा कहाँ से आ रहा है और कितना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। हालांकि इस बार प्राप्ति और खर्च दोनों को मेंटेन करने की बात की है, फिर भी जो ऐसे पिछले साल का जो ट्रेंड रह चुका है उनके अनुसार हम देख सकते हैं कि पैसा कहाँ से आता है और कहाँ से जाता है, इस पर नोटिस किया जा सकता है। जिसमें हम देखने वाले हैं कि पैसा कहाँ से आता है, ठीक है, देन पैसा कहाँ जाता है, ठीक। हम उधार से कितना पैसा कमा लेते हैं? उधार से जो हम खर्च करने के लिए है तो 24 पैसे लगभग हम उधार से ले लेते हैं। वो उधार हम इंटरनेशनल किसी से लें या फिर अपने राज्यों से लें या फिर किसी तरह से जो वाणिज्यिक बैंक हैं उनसे लें, क्योंकि कोशिश करते हैं जनरली कि उधार जो है वो बाहर के देशों से लिया जाए, राइट। लेकिन ऐसे देश में डिमांड बढ़ाने के लिए, देश के प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए सरकार उन बड़े बड़े व्यावसायिक बैंकों, कंपनियों से ऋण लेती है जहाँ पे प्रोडक्शन की क्षमता को और बढ़ाया जा सकता है। कॉर्पोरेट टैक्स, निगम टैक्स जो है वो 17 पैसा है, इनकम टैक्स 22 पैसा,
ये स्टेट ड्यूटी सीमा शुल्क 4 पैसा, उत्पाद शुल्क 5 पैसा, जीएसटी 18 पैसा, राइट। जीएसटी का इसमें कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, राइट। इनकम टैक्स और जीएसटी लगभग सेम होते थे, अप्रॉक्सीमेट सेम होते थे, लेकिन यहाँ पे आप बड़ा अंतर देख सकते हैं। जहाँ इनकम टैक्स 22 पैसे पे आ रहा है, जीएसटी यहाँ पे 18 पैसे। हालांकि जीएसटी का कलेक्शन सालों दर साल बढ़ता जा रहा है, लोग इसमें अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं, साथ ही सरकार बहुत तत्परता से इसको वसूल कर रही है। तो जीएसटी 18% है और इनकम टैक्स 22 पैसे चला गया, ठीक है। और कर भिन्न प्राप्तियाँ, जो कर के अलावा जैसे भी जो भी प्राप्तियाँ होती हैं वो 9 पैसे आ रहा है। और ऋण पर जो भी ऋण दिए हैं, ऋण के अलावा जो भी पूंजी प्राप्ति है उन पे जो कितना है 1 पैसा। एक बार फिर से मतलब रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें उधार से हम लोग 24 पैसे कमा ले रहे हैं। सीमा शुल्क से हम लोग कितना कमा रहे हैं, तो 4 पैसे कमा रहे हैं। निगम कर से कितना कमा रहे हैं, 17 पैसे कमा रहे हैं। आय कर से कितना कमा रहे हैं, 22 पैसे। और उत्पादन से 5 पैसे, उत्पादन शुल्क से, और जीएसटी से 18 पैसे। कर एतर जो प्राप्तियां हैं वो 9 पैसे, और ऋण एतर जो प्राप्तियां हैं वो 1 पैसे, राइट। अब देखते हैं कि पैसा कहाँ जाता है, खर्च कहाँ होता है। तो जो केंद्रीय योजनाएं जो हैं उनमें 8 पैसे लगभग, ये बड़ा एक पोर्शन है केंद्रीय योजनाओं का। 8 पैसे, 100 पैसे में से 8 पैसे केंद्रीय योजनाओं में खर्च हो जाते हैं, ठीक है। और जो राज्य की जो क्षेत्रीय योजनाएं हैं, केंद्रीय के क्षेत्रीय योजनाएं हैं, इन सभी योजनाओं में ओवरऑल हम 24% कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं। 16, 8, 24% हम कंट्रीब्यूशन इसमें देख सकते हैं। और ब्याज का जो अदायगी है, जो ऋण लेते हैं उसका ब्याज का जो भरपाई होता है वो 20 पैसे आता है। ये देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, जहाँ पे हम अपने ब्याज को देने के लिए वो इंटरनेशनल रिलेशन में विदेशी संस्थाओं को हो या फिर अपने देश के अंदर जो भी संस्थाएं उनको देने को हो, तो ब्याज अदायगी एक बड़ा पोर्शन हो जाता है देने के लिए, राइट। और उनमें भी रक्षा पे 8% का खर्च किया जा रहा है। ये एक ह्यूज नंबर है, लेकिन ये ज़रूरी भी है। आर्थिक सहायता जितने भी सब्सिडी वगैरह दिया जाता है उसमें 6 पैसा खर्च किया जा रहा है। और वित्त आयोग और अन्य अवतरण कितना है, 8 पैसे जो है सरकार राज्यों को देता है, जो वो 8 पैसे दे रहा है। करों और शुल्क राज्यों का हिस्सा कितना है, 22%। 22 पैसा जो है ये है। ऊपर से 8% जो है ये वित्त आयोग की सिफारिश के बाद भी और अवतरण किए जाते हैं, राइट। पेंशन में 4 पैसे जा रहे हैं और ऑदर में 8 पैसे, ठीक है। पेंशन कितने जा रहे हैं, पेंशन का कंट्रीब्यूशन थोड़ा घटा है। पेंशन में 4 पैसे जो है पेंशन में जा रहा है, और 22% हिस्सा जो राज्यों को चला जा रहा है। 8% हिस्सा जो है इसी में आता है, जो कि वित्त आयोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है राज्यों को। आर्थिक सहायता में 6 पैसा, रक्षा में 8 पैसे, ब्याज अदायगी 20%। और केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं हैं और केंद्र क्षेत्र की योजनाएं हैं उनमें लगभग 24% जा रहा है, राइट। नेक्स्ट है कि सरकार अपना पैसा कहाँ खर्च करने वाली है और किस प्रकार खर्च करने वाली है। जो 50,65,65,000 करोड़ का जो बजट बना है सरकार ने, आखिर उसको खर्च कैसे करने वाली है, इसको देखा जाता है, राइट। तो इसको देखते हैं। ब्याज में जैसे बताए थे कि ब्याज में बहुत बड़ा हिस्सा जो जा रहा है, ब्याज में लगभग अप्रॉक्स 20 पैसे के हिसाब से ब्याज अदायगी में जा रहा था, वो लगभग 12 लाख करोड़ के हिसाब से वो ब्याज में जाएगा। ब्याज में 12 लाख करोड़, 12.5 लाख करोड़ के ब्याज में जाएगा। रक्षा में अप्रॉक्स 5 लाख करोड़ तक जाएगा। रक्षा में 5 लाख करोड़ तक रक्षा में होने वाला है। और वहीं पेंशन में 2,76,000 होने वाला है, ठीक है। शिक्षा में 1,28,000 करोड़, स्वास्थ्य में 98,000 करोड़, ठीक है। और ऊर्जा में 81,000 करोड़, और वित्त में 62,000 करोड़, और सामाजिक कल्याण में ये 60,000 करोड़। फिर से देखते हैं एक बार, जो इंपॉर्टेंट है वही हम दिखा रहे हैं। ब्याज अदायगी में 12 लाख करोड़, रक्षा में 4,91,000 लगभग 5,000 करोड़, 5 लाख करोड़, पेंशन में 2,76,000 करोड़, शिक्षा में 1,28,000 करोड़, स्वास्थ्य में 98,000 करोड़, ऊर्जा में 81,000 करोड़, वित्त में 62,000 करोड़, लगभग 63,000 करोड़, और सामाजिक कल्याण में 60,000 करोड़, सॉरी। एक बार देखते हैं इसको। ब्याज में 12,76,000 करोड़, रक्षा में 4,91,000 करोड़, पेंशन में 2,76,000 करोड़, शिक्षा में 1,28,000 करोड़, स्वास्थ्य में 98,000 करोड़, ऊर्जा में 81,000 करोड़, वित्त में 62,000 करोड़, और सामाजिक कल्याण में 60,000 करोड़, ठीक है।
अब नए देखा जाए तो ये जो टैक्स बाउंडेशन है कि किसको कितने टैक्स के अंदर किस में काउंट किया जाएगा, हर एक लिमिट बना दिया कि इतने के अंदर इतना टैक्स देना पड़ेगा, कि एक स्टेज पे इतने पैसे को कोई नहीं देना है, इसके ऊपर जाएंगे तो इतना देना है, इसके ऊपर जाएंगे तो इतना, तो ये क्रम वाइज ऐसे बढ़ता जाएगा। तो उसको देखते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकारों में ये इस बार सरकार ने कैसे इसको प्रमोट करने का सोचा है। ठीक है, 0 से 4 लाख, जो 4 लाख से कम जो कमाने वाले हैं उनको कोई टैक्स नहीं देना, इसमें उनको टैक्स से राहत है। वही 4 लाख से 8 लाख जो कमाने वाले लोग हैं सालाना, उनको 5% उनको टैक्स देना है, राइट। 5% टैक्स देना है 4 से 8 लाख से कम कमाने वाले लोगों को, और 4 लाख से अधिक 8 से 12 लाख को 10%, और 12 से 14, एक प्रकार से क्रम देखा जाए ना तो ये 4, 8, 12 ऐसा आप काउंट कर सकते हैं, तो आसानी होगा इसको, सहूलियत हो थोड़ा याद करने में। इसको देखते हैं एक बार, 4, 8, 12, 16, राइट, और इसको कर लेते हैं 16, 20, 24, और ये हो जाएगा 28, या फिर 24 से ज़्यादा तो है ये, ठीक है, 24 से ज़्यादा, ठीक है, 24 से ज़्यादा इसको करना है। थोड़ा सा ये मार्कर मेरा ख़राब हो गया, थोड़ा मैनेज करिएगा प्लीज़। 24 से इसको हम ज़्यादा मान लेते हैं, राइट। अब 4 पे कुछ नहीं देना है। अब 8 से 5 का पहाड़ा शुरू कर दीजिए, 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30, 6 को है, 5 का 30, और 8 से ये शुरू करना है। 8 लाख से 5, 12 पे 16, ऐसे ये पहाड़ा के साथ करेंगे तो आप इजीली याद हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद आगे देखते हैं, तो ये अपने जीडीपी के अकॉर्डिंग इसको देख लेते हैं कि जीडीपी के अकॉर्डिंग हमारे जो घाटाज रहे हैं वो कैसे रहे। राजकोषीय घाटा की बात करते हैं तो हमारे कुल जीडीपी का ये 4.4% था, ठीक है। राजस्व घाटा कितना है? राजस्व घाटा रहा है जीडीपी का 1.5%। प्राथमिक घाटा कितना रहा है? 0.8%। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इसमें से राजकोषीय घाटा पूरे जीडीपी का 4.4% रहा। राजकोषीय घाटा जो है पूरे जीडीपी का 4.4% रहा, राजस्व घाटा 1.5% रहा, और प्राथमिक घाटा 0.8% रहा। कपास उत्पादन मिशन के लिए सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त लंबे रेशम वाले कपास का उत्पादन बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 5 वर्ष की पहल शुरू किया गया है, ठीक है। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना, ठीक है। और मत्स्य विकास के लिए भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और उच्च सागर के सतत मत्स्य पालन के लिए नई रूपरेखा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ठीक है। भारत के ये वाले पोर्शन में, इस एरिया में और इस एरिया में, साथ ही मन्नार की खाड़ी जो है यहाँ पे, ये तीनों में फिशिंग के लिए, इसको इकोसिस्टम बनाने और उसको फिश फार्मिंग के लिए एक अच्छा माहौल तैयार करने के लिए इसको प्रमोट किया जाएगा, राइट। आगे है असम में यूरिया संयंत्र की स्थापना। असम में एक यूरिया संयंत्र स्थापना किया जाएगा, बस आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थापना किया जा रहा है, बस यही। इसमें से पहला हो गया कपास उत्पादन मिशन पर फोकस किया जाएगा, 5 वर्ष का मिशन शुरुआत किया जाएगा। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना किया जाएगा। मत्स्य विकास पे फोकस किया जाएगा, जहाँ पे अंडमान निकोबार और मन्नार खाड़ी शुरू किया जाएगा। असम में यूरिया संयंत्र, 4 चीज याद करना है, राइट। दूसरा जो इंजन है वो एमएसएमई जो है, उनको एमएसएमई को बढ़ाकर आगे प्रमोट करने के लिए उनका जो 2.5% जो कारोबार सीमा था, उनको दोगुना करके लगभग 5 तक इनका करना है, 5 तक इसको करना है, ठीक है। और जो सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड वाले जो लोग हैं, उनको 10 लाख सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए ऋण की सुविधा और वित्तीय समावेशन के आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। एमएसएमईज के लिए जो ऋण कवर जो है, ऋण कवर वो गारंटी के रूप में 5 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक किया जाएगा उसको, ठीक है। जो एमएसएमई का जो ऋण कवर है वो 5 करोड़ से बढ़ा करके उसको 10 करोड़ तक किया कर दिया गया है। साथ ही साथ स्टार्टअप के लिए जो फंड ऑफ द फंड है वो 10,000 करोड़ तक फंड बनाकर उन्हें स्टार्टअप को देने की बात की गई है। 10,000 करोड़ का फंड बनाया जाएगा, जिसमें स्टार्टअप को उसमें प्रमोट किया जाएगा। साथ ही साथ जो एमएसएमई के लिए जो ऋण कवरेज है वो 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। सूक्ष्म उद्योग जो क्रेडिट कार्ड है, उनको जो 10 लाख सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए का ऋण सुविधा दिया जाएगा। साथ ही साथ जो एमएसएमईज हैं
उनके कारोबार को अभी जो 2.5 है उसको दोगुना बढ़ाया जाना है, राइट। आगे है तीसरे जो निवेश इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ किस एरिया में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। शहरी चुनौतियों के लिए, जो शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, जो अभी ग्रामीण क्षेत्र हैं जो कि शहर की तरह तब्दील हो रहे हैं, उन क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई, जिसमें से 2025-26 में यह 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है। वहीं जल जीवन मिशन में इसको बढ़ा करके 67,000 करोड़ का बजट इसमें रखा गया है, जिसको 2028 तक विस्तारित कर दिया गया। जल जीवन मिशन को 2028 तक विस्तारित कर दिया गया। साथ ही साथ 25-26 के लिए बजट 67,000 करोड़ इसको रखा गया। और यह कुल कंट्रीब्यूशन जो यदि ये 67,000 करोड़ को यदि जल जीवन मिशन कवरेज बात किया जाए तो ये कुल देश की जो गरीब जनसंख्या है उसका 80% इसको कवर करता है। कितना? 80% लगभग ग्रामीण जनसंख्या जो गरीबी में है उनको 80% कवरेज देता है। साथ ही साथ इससे 15 करोड़ जो ग्रामीण परिवार के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो इससे डायरेक्ट लाभान्वित होंगे। आगे समुद्री विकास निधि के लिए 25,000 करोड़ रुपए का कोष आवंटित किया गया है, जिसमें से समुद्र में जो जहाज होंगे, बंदरगाह होंगे और उनके लिए जो भी रसद होगी उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास करने के लिए, उनका वित्त पोषण करने के लिए 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। और आईआईटी में विस्तार के लिए 6500 अतिरिक्त छात्रों के लिए उनको भारत के तकनीकी शिक्षा को माध्यम से बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ आईआईटी और आईआईएससी आईआईएम्स को बढ़ाने के लिए नए नए संस्थानों को, नए नए यूनिवर्सिटी को स्थापित किया जाएगा। और पीएम रिसर्च फेलोशिप में आईआईटी और आईआईएससी के उन्नत अनुसंधान के लिए उनको 10,000 फेलोशिप्स का प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। डे केयर कैंसर सेंटर, राइट, डे केयर कैंसर सेंटर की बात करते हैं तो उन्हें 3 वर्षों में जिला अस्पतालों स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2025-26 तक 200 सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिसमें कैंसर उपचार की किफ़ायती उपलब्धता सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है। आगे है भारतीय भाषा पुस्तक योजना स्कूल और उच्च शिक्षा तक बढ़ाने के क्रम में भारतीय भाषा में डिजिटल पुस्तक उपलब्ध कराए जाएंगे। कैसा पुस्तक? डिजिटल पुस्तक उपलब्ध कराएंगे भारतीय भाषाओं में, राइट। और विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन, ठीक है। और इसको बढ़ाने के लिए जो स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर्स हैं, जो कि जहाँ हम देखते हैं बड़े बड़े रिएक्टर्स को स्थापित करने में जहाँ खर्चा, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत कॉस्टली पड़ जाता है, वहीं पे एक कम विकसित क्षेत्रों में स्मॉल रिएक्टर्स जो योजनाएं हैं उनको चला करके बहुत सारे मेगा यूनिट्स को उत्पादन किया जाता है। उसके लिए सरकार ने 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का बात रखा है, जो कि वर्ष 2033 तक स्वदेशी रूप से विकसित कम से कम 5 SMR का संचालन किया जाना प्रस्तावित है। यानी कि 2033 तक सरकार स्वदेशी रूप से ऐसे 5 SMR को संचालित करने की प्रयोजन में लगी है, ठीक है। उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना संशोधित उड़ान योजना के अंतर्गत 120 नए गंतव्यों को शामिल किया जाएगा, जिसका लक्ष्य अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों की सेवा प्रदान करना है। 120 नए गंतव्यों को शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ इसका टारगेट है कि अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को इसमें कवरेज दिया जाएगा, ठीक है। बिहार के लिए इसमें इतने बढ़िया इसमें ये किया गया है कि बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स का स्थापना किया जाएगा। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। साथ ही पटना एयरपोर्ट के विस्तार और बीहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट्स ऐसे हैं, मान लीजिए कि ये एक एयरपोर्ट है, राइट, एयरपोर्ट का ये रनवे है। यदि इसको फर्दर विस्तार करने का स्पेस नहीं मिल पा रहा है किसी कारणवश से, तो सरकार इसके पैरेलल कहीं दूसरे जगह पे एक एयरपोर्ट बनाता है, एक नए सिरे से, एक नए खर्चे से एक अलग जगह पे एयरपोर्ट बनाता है। और यह एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में या फिर एक नए तरीके से किसी और जगह पे स्थापित किया जाए, चाहे इसको एक्सपैंड करके बना दिया जाए, तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट्स को इसमें काउंट किया जाता है, राइट। अब आ गया पश्चिमी कोशी जो है नहर में ERM परियोजना,
पश्चिमी नहर कोसी नहर में ERM परियोजना। मिथिलांचल बिहार में सिंचाई अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। रोजगार आधारित विकास के लिए पर्यटन, देश में 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों को राज्यों की ओर से सहयोग दिया जाएगा और उनको इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। ठीक है। और चौथा जो इंजन है वो है एक्सपोर्ट, राइट। एक्सपोर्ट पे फोकस किया गया है, जिसमें निर्यात संवर्धन मिशन, क्या है, निर्यात संवर्धन मिशन, क्षेत्रीय और मंत्रालय लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया जाएगा, जिसे वाणिज्यिक मंत्रालय, MSME मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। MSME मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा इसको संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। ठीक है। अगला है भारत ट्रेड नेट BTN, एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्त पोषण समाधान को सुविधाएं प्रदान करेगी। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्त पोषण के लिए ये अपना फैसिलिटी देगा। आगे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC, उभरते हुए द्वितीय श्रेणी के जो शहर हैं उनको आउटसोर्सिंग केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिससे भारत एक प्रमुख वैश्विक सेवा प्रदाता के रूप में उभरेगा। ठीक है। वैश्विक सेवा प्रदान करने में थर्ड क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। एयर कार्गो के लिए भंडारण सुविधा की बात की जा रहा है, जिसमें उच्च मूल्य वाले नाशवंत उत्पादों के निर्यात को सक्षम बनाने के लिए उन्नत भंडार और संरचना का विकास किया जाएगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक तेज और कुशल आपूर्ति सुनिश्चित किया जा सके। राइट। आई होप कि इस बजट के सेशन में आपको ओवरऑल समझ आ गया होगा। यदि आपको कुछ चीज़ें रह गई होंगी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसको हम कवर किए हैं, बाकी जो रह गया है उसको आप एक बार वीडियो को फिर से स्पीड मोशन में करके इसको आगे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे के बजट और आर्थिक सर्वेक्षण और ऐसे ही करंट अफेयर के नए सेशन शुरू होते रहेंगे। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसको एक सीरीज चलाया जा रहा है जो कि कंटिन्यू करेंट्स को अपडेट करते जाएंगे, करेंट्स को आपको एक रेगुलरिटी में ला देंगे, तो आप हर वीडियो को देखते जा सकते हैं और अपने करेंट को एक पुख्ता तैयारी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। राइट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।